सूर्य के इतने करीब से गुजरने के बाद जितनी दूरी पर एक सामान्य धूमकेतु को टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए था, 3 एटलस के किसी परिचित वस्तु में विलीन हो जाने की उम्मीद थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 30 नवंबर 2025 को खतरे का क्षण बीत जाने के काफी समय बाद हबल अंतरिक्ष दूरबीन ने उस वस्तु की ओर पुनः ध्यान केंद्रित किया। इसने जो कुछ भी कैद किया वह अंतरिक्ष में दूर जाती हुई एक साधारण पूंछ नहीं थी, बल्कि वस्तु के केंद्र के चारों ओर लटकी हुई आंसू की बूंद के आकार की एक विशाल चमकदार संरचना थी। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात इसकी दिशा थी। उस चमकती आकृति का संकरा सिरा सीधे सूर्य की ओर इशारा कर रहा था, जिससे वैज्ञानिकों द्वारा वर्णित एक विपरीत पूंछ जैसी आकृति बन रही थी, जो एक दुर्लभ विशेषता है और रोजमर्रा की सहज समझ से परे है। यह ठीक उसी तरह का व्यवहार था जिसकी ओर पहले ही एवी लोबे ने संकेत दिया था, जिनकी 3 आई एटलस के बारे में भविष्यवाणियों ने पहले ही बहस छेड़ दी थी। कुछ शोधकर्ताओं ने इसे पुष्टि के रूप में देखा, जबकि अन्य ने संयम बरतने का आग्रह किया। नासा ने इस बात पर जोर दिया कि आगे के स्पेक्ट्रल डेटा के आने तक धूमकेतु के मानक भौतिकी संबंधी सिद्धांत हबल द्वारा देखी गई चीजों की व्याख्या कर सकते हैं। इसलिए सवाल अभी भी अनसुलझा है। अगर 3 आई एटलस सिर्फ एक सामान्य धूमकेतु है, तो यह ऐसी हरकतें क्यों करता रहता है जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं लगती। 2025 के अंत तक वैज्ञानिक 3 आई एटलस के बारे में एक बुनियादी तथ्य पर बहस नहीं कर रहे थे। अंतरिक्ष में इसके पथ ने पहले ही उस प्रश्न का समाधान कर दिया था। यह वस्तु एक अति परवलयिक पथ पर गतिमान थी, जिसका अर्थ है कि यह सूर्य से बंधी नहीं थी और कभी भी सौरमंडल का हिस्सा नहीं रही थी। 2017 में उमामुआ और 2019 में 2 बोरोसोव की तरह 3 एटलस भी केवल एक अस्थायी आगंतुक था, जो हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस से परे से आया था। केवल इसी वर्गीकरण ने इसे एक दुर्लभ श्रेणी में डाल दिया। इससे पहले केवल 2 अंतरतारकीय पिंडों की ही पुष्टि हुई थी। प्रत्येक ने अलग अलग तरीकों से अपेक्षाओं को चुनौती दी। उमामुआ में कोई स्पष्ट धूमकेतु पूंछ नहीं दिखी। बोरिसोफ्ट एक पारंपरिक धूमकेतु की तरह व्यवहार करता था, लेकिन फिर भी इसमें ऐसे रासायनिक संकेत थे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। जब 3 एटलस को उस छोटी सूची में जोड़ा गया, तो खगोलविदों को पता चल गया कि वे एक बार फिर ऐसी चीज से निपट रहे हैं जिसके साथ कोई मैनुअल नहीं आता। जैसे जैसे 3 एटलस सूर्य के सबसे निकटतम बिंदु पेरिहेलियन के पास पहुंचा, उम्मीदें काफी रूढ़िवादी थीं। धूमकेतु स्वभाव से ही नाजुक होते हैं। जब वे सूर्य के निकट से गुजरते हैं तो तीव्र ऊष्मा उनकी सतहों को तोड़ सकती है, हिंसक जलप्रपात उत्पन्न कर सकती है या शिथिल रूप से बंधे पदार्थ को अलग कर सकती है। कई मामलों में संरचना अव्यवस्थित हो जाती है और जो बचता है उसकी व्याख्या करना कठिन हो जाता है। यदि 3 आई एटलस उसी परिचित पैटर्न का अनुसरण करता, तो परिणाम संभवतः शोरगुल भरा, अस्थिर और वैज्ञानिक दृष्टि से निराशाजनक होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पेरिहेलियन के बीत जाने के बाद वस्तु अव्यवस्थित होकर बिखर नहीं गई। इसके बजाय यह इतनी सुसंगत बनी रही कि इसका विस्तार से अवलोकन किया जा सके। 30 नवंबर 2025 को हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी से लगभग 178 मिलियन मील दूर स्थित 3 एटलस तारामंडल की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। इतनी दूरी पर वायुमंडलीय विकृति अब कोई समस्या नहीं थी। अवलोकन स्पष्ट, प्रत्यक्ष और जमीनी इमेजिंग को प्रभावित करने वाली अनिश्चितताओं से मुक्त था। इस समय ने डेटा को विशेष रूप से मूल्यवान बना दिया। अंतरतारकीय पिंडों की पेरिहेलियन के बाद की छवियां अत्यंत दुर्लभ हैं, विशेष रूप से तब जब पिंड अक्षुण्ण स्थिति में हो। वैज्ञानिक अब यह अनुमान नहीं लगा रहे थे कि 3 एटलस सौर तनाव पर कैसी प्रतिक्रिया देगा। वे परिणाम देख रहे थे। अनुसंधान के दृष्टिकोण से यह शांत चरण होना चाहिए था। वो सिरी ये बता, यात्रा का सबसे खतरनाक हिस्सा बीत चुका था। सूर्य का प्रभाव कमजोर हो रहा था। सैद्धांतिक रूप से जो बचा था वह एक स्थिर, पूर्वानुमानित वस्तु होनी चाहिए थी। फिर भी स्थिरता से सरलता नहीं आती, क्योंकि ठीक उसी समय जब वैज्ञानिकों को स्पष्टता की उम्मीद थी, हबल ने कुछ ऐसा खुलासा किया जो मौजूदा अपेक्षाओं में ठीक से फिट नहीं बैठता था। और तभी 3 एटलस की कहानी ने कहीं अधिक परेशान करने वाला मोड़ लेना शुरू कर दिया। जब वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई नई छवि का अध्ययन किया, तो एक बात तुरंत सामने आई। 3 आंखों एटलस के केंद्र के चारों ओर प्रकाश का एक विशाल, चिकना और निरंतर क्षेत्र था, जो एक ऐसी आकृति बना रहा था जिसे आसानी से पहचाना जा सकता था। यह अंतरिक्ष में लटकी हुई एक चमकती हुई आंसू की बूंद की तरह दिख रही थी। इसे विचित्र बनाने वाली बात को समझने के लिए किसी जटिल शब्दावली की आवश्यकता नहीं थी।
छवि में केंद्र के पास एक चमकीला गोल क्षेत्र दिखाई दे रहा था, जिसके बाद एक लंबा संकरा विस्तार था जो एक बिंदु पर जाकर खत्म हो रहा था। यह अव्यवस्थित नहीं थी, यह बिखरी हुई नहीं थी। यह संरचना सुनियोजित और लगभग योजनाबद्ध प्रतीत होती थी, मानो प्रकाश को बेतरतीब ढंग से बाहर की ओर फेंकने के बजाय उसे आकार दिया गया हो। हबल डेटा से प्राप्त मापों के आधार पर इस संरचना का आकार विशाल था। गोलाकार चमकदार क्षेत्र लगभग 25,000 मील चौड़ा था। इससे आगे बढ़कर लगभग 37,000 मीटर लंबी एक संकरी संरचना फैली हुई थी। ये सूक्ष्म विवरण नहीं थे जो केवल गहन प्रसंस्करण के माध्यम से ही दिखाई देते थे। वे छवि की प्रमुख विशेषताएं थीं। आकार के साथ साथ स्पष्टता भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। आमतौर पर धूमकेतु की पूंछें पतली, धुंधली और असमान दिखाई देती हैं, जो सौर हवा और विकिरण दबाव से आकार लेती हैं। वे अक्सर बाहर की ओर फैलते हैं और दूरी बढ़ने के साथ उनकी सुसंगति कम होती जाती है। 3I/एटलस के आसपास की संरचना इसके विपरीत थी। इसके किनारे स्पष्ट रूप से परिभाषित थे, इसकी चमक केंद्रित थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसकी एक स्पष्ट दिशा थी। यह कोई बादल नहीं था जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो रहा हो। यह एक ऐसी आकृति थी जो स्थिर थी। इस अंतर ने छवि की व्याख्या को बदल दिया। एक ढीली पूंछ को सूर्य के प्रकाश की प्रतिक्रिया से उत्पन्न मलबे के रूप में देखा जा सकता है। एक सघन दिशात्मक संरचना पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इससे पता चलता है कि जो भी चीज चमक पैदा कर रही थी वह नियंत्रित और लगातार तरीके से ऐसा कर रही थी, यहां तक कि वस्तु के सूर्य के सबसे निकटतम संपर्क से गुजरने के बाद भी। कई पर्यवेक्षकों के लिए इसने तुरंत खतरे की घंटी बजा दी। पेरिहिलियन वह समय होता है जब नाजुक वस्तुओं के टूटने की आशंका रहती है। इस दौरान अत्यधिक गर्मी पड़ती है, सतहें टूट जाती हैं और जलधाराएं अप्रत्याशित रूप से घटती बढ़ती रहती हैं। फिर भी उस क्षण के बीत जाने के बाद भी यहाँ 3 आइला मौजूद थीं, जो क्षतिग्रस्त होने के बजाय स्थिर प्रतीत हो रही थीं। आंसू के आकार का यह रूप न केवल असामान्य था, बल्कि यह लगातार बना रहा। इस निरंतरता ने वैज्ञानिकों को आसान स्पष्टीकरण खोजने से पहले सोचने पर मजबूर कर दिया। यदि सौर ताप से यह संरचना बनी थी तो बाद में यह इतनी साफ क्यों रही? यदि यह केवल बचा हुआ पदार्थ था तो यह इतनी तेजी से फैला या फीका क्यों नहीं पड़ा? ये केवल अलंकारिक प्रश्न नहीं थे। उन्होंने सीधे रहस्य के मूल की ओर इशारा किया, क्योंकि एक बार जब छवि को उसके वास्तविक स्वरूप में देखा गया तो एक बड़ा प्रश्न स्वाभाविक रूप से सामने आया। सूर्य के इतने निकट संपर्क के बाद, जिसने इसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए था, इतनी विशाल, इतनी स्पष्ट संरचना को आखिर कौन सी चीज एकजुट रख सकती है? हबल द्वारा ली गई छवि में दिखाई देने वाली विचित्र आकृति को तब और भी अनदेखा करना मुश्किल हो गया जब वैज्ञानिकों ने इसकी दिशा पर ध्यान केंद्रित किया। सामान्य परिस्थितियों में धूमकेतु की पूंछ सूर्य से दूर की ओर होती है। सूर्य का प्रकाश और सौर पवन गैस और धूल को बाहर की ओर धकेलते हैं, जिससे एक लंबी लकीर बनती है जो एक सरल और परिचित नियम का पालन करती है। लेकिन इस नियम का एक दुर्लभ अपवाद है, जिसे एंटीटेल के नाम से जाना जाता है। दूर की ओर इशारा करने के बजाय एक एंटीटेल, ऐसा प्रतीत होता है कि यह सूर्य की ओर वापस लक्षित है। यह आम बात नहीं है, और जब यह दिखाई देता है तो आमतौर पर धुंधला, क्षणिक या देखने के कोण पर निर्भर होता है। इसीलिए 3I/एटलस का मामला विशेष रूप से उल्लेखनीय था। हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई नई छवि में एंटीटेल सूक्ष्म नहीं थी। यह चमकीली, स्पष्ट रूप से परिभाषित और हजारों मील तक फैली हुई थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कोई मामूली हिस्सा नहीं थी। इसने चमकते हुए आंसू के आकार की संकीर्ण नुकीली आकृति का निर्माण किया था। पूरी संरचना इसके चारों ओर व्यवस्थित प्रतीत होती थी। देखने में इसका प्रभाव विचलित करने वाला था। चमकदार क्षेत्र का नुकीला सिरा सीधे सूर्य की ओर इशारा कर रहा था, जो धूमकेतुओं के बारे में आम लोगों की धारणा के बिल्कुल विपरीत था। दूर धकेले जाने के बजाय संरचना अंदर की ओर झुकती हुई प्रतीत हुई, मानो उस पर लगने वाले सौर बलों का प्रतिरोध कर रही हो। केवल यही बात संदेह पैदा कर सकती थी, लेकिन अधिक चिंताजनक बात यह थी कि टॉगल एंटीटेल बाकी छवि में कितनी अच्छी तरह से फिट बैठती थी। यह अलग थलग या बेमेल नहीं था। यह चमक के ऊपर एक अलग परत की तरह नहीं दिख रहा था। यह गोलाकार चमकदार क्षेत्र के साथ इस तरह से सुव्यवस्थित था मानो दोनों एक ही प्रणाली का हिस्सा हों। वह संरेखण महत्वपूर्ण था। विरोधाभासी कहानियों को अक्सर ज्यामितीय भ्रम के रूप में समझाया जाता है, जो इस बात से उत्पन्न होते हैं कि धूल किसी वस्तु की कक्षा के साथ कैसे फैलती है और वह कक्षा प्रेक्षक के देखने के बिंदु के साथ कैसे संरेखित होती है।
ऐसे मामलों में प्रभाव आमतौर पर क्षणिक होता है। ज्यामिति में परिवर्तन के साथ एंटीटेल धुंधला या खिसक जाता है, लेकिन 3 पलकों के साथ संरचना स्थिर प्रतीत हुई। नुकीला सिरा अपनी दिशा में स्थिर रहा, आकृति धुंधली या खंडित नहीं हुई। यह किसी क्षणिक दृश्य चाल की तरह नहीं, बल्कि एक स्थायी विशेषता की तरह व्यवहार कर रही थी। उस दृढ़ता ने ही चर्चा को सामान्य व्याख्या से आगे बढ़ाया। यदि यह केवल परिप्रेक्ष्य का मामला होता तो वैज्ञानिकों को उम्मीद होती कि परिस्थितियों में बदलाव के साथ प्रभाव कमजोर या विकृत हो जाएगा। फिर भी एंटीटेल चमकती हुई संरचना से मजबूती से जुड़ी रही और सूर्य के साथ सबसे तीव्र टकराव के बाद भी वस्तु ने अपना आकार बरकरार रखा। इस स्तर पर कोई भी निश्चितता का दावा नहीं कर रहा था, लेकिन इन सवालों को नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा था। कर्ट 3 एटलस की विपरीत पूंछ महज एक ज्यामितीय प्रभाव है, तो ये इतनी प्रभावशाली, इतनी सुव्यवस्थित और इतनी स्थिर क्यों दिखाई देती है? और अगर ये सिर्फ ज्यामिति नहीं है, तो आखिर इसे इस स्थिति में बनाए रखने वाला कारक क्या है? शोधकर्ताओं को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात सिर्फ यह नहीं थी कि हबल ने पेरिहेलियन के बाद क्या देखा, बल्कि यह भी थी कि वह छवि उससे पहले की छवि से कितनी कम भिन्न थी। जब वैज्ञानिकों ने नवंबर 2025 की पेरिहेलियन के बाद की छवि को जुलाई 2025 के पहले के अवलोकनों के साथ रखा, तो तुलना ने तुरंत चिंता पैदा कर दी। इसका समग्र आकार आश्चर्यजनक रूप से पहले जैसा ही है। चमकता हुआ क्षेत्र अब भी उसी आंसू के आकार की आकृति में है। संकरा विस्तार अब भी उसी दिशा में इंगित करता है। ईसा खाते हैं। संरचना के सापेक्ष आकार में भी कोई नाटकीय परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में, वस्तु में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी। यह अप्रत्याशित था। धूमकेतु के लिए पेरिहेलियन कोई आसान पड़ाव नहीं होता। यह उसकी यात्रा का सबसे कठिन चरण होता है। सौर विकिरण तीव्र हो जाता है, सतह का तापमान तेजी से बढ़ता है, आंतरिक तनाव तेजी से बढ़ता है। शिथिल रूप से बंधे बर्फ और धूल से बनी वस्तुओं के लिए अक्सर यही वह स्थिति होती है जहां दरारें चौड़ी हो जाती हैं, जलधाराएं अप्रत्याशित रूप से दिशा बदलती हैं या नाभिक विखंडित होने लगता है। कुछ मामलों में धूमकेतु पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। फिर भी उस मुठभेड़ से 3 बर्फ एटलस धूमकेतु लगभग अपरिवर्तित अवस्था में उभरे। अव्यवस्थित फैलाव का कोई संकेत नहीं था, कोई अचानक विषमता नहीं थी, और न ही इस बात का कोई प्रमाण था कि ऊष्मा ने संरचना को हिंसक रूप से रूपांतरित किया था। क्षतिग्रस्त या विकृत दिखने के बजाय चमकती हुई आकृति ने अपनी एकजुटता को बरकरार रखा, मानो वह वैज्ञानिकों द्वारा आमतौर पर अपेक्षित क्षति के बिना पेरिहेलियन से गुजर गई हो। यह स्थिरता चिंताजनक थी। सामान्य परिस्थितियों में भले ही कोई धूमकेतु बच जाए, उसका स्वरूप बदलता रहता है, पूंछ पतली होती जाती है, उत्सर्जन के पैटर्न में बदलाव आता है और पदार्थ के क्षय के कारण चमकीले क्षेत्र असमान रूप से फैलते या फीके पड़ते जाते हैं। लेकिन 3 के मामले में ये परिचित लक्षण लगभग नदारद थे। यह संरचना तनाव से उबर रही किसी चीज जैसी नहीं लग रही थी। यह संरक्षित प्रतीत हो रही थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इससे संभावित स्पष्टीकरणों का दायरा सीमित हो गया। यदि अत्यधिक ताप के कारण ये लक्षण उत्पन्न हुए होते तो ताप कम होने पर कुछ परिवर्तन अपेक्षित होता। यदि संरचना नाजुक होती तो समय के साथ उसमें ढीलापन आ जाता या वह धुंधली हो जाती। आंकड़ों में इनमें से कोई भी परिणाम नहीं दिखा। इसके विपरीत ऐसा प्रतीत हुआ कि वस्तु ने महीनों तक अपना आकार बनाए रखा, जो परिहेलियन के दोनों ओर फैला हुआ था। इस निरंतरता से पता चलता है कि 3 एटलस के चारों ओर चमक को आकार देने वाला कोई भी कारक क्षणिक प्रतिक्रिया नहीं थी। इससे एक ऐसी प्रक्रिया का संकेत मिला जो सूर्य के सबसे निकट आने से पहले और बाद में भी काम करती रही। यह विचार ही कई शोधकर्ताओं को सोचने पर मजबूर करने के लिए काफी था। हालांकि इस स्तर पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया, लेकिन मान्यताओं का चुपचाप पुनर्मूल्यांकन किया गया, क्योंकि जब कोई अंतरतारकीय वस्तु अपनी यात्रा की सबसे कठिन परिस्थितियों को सहन करती है और लगभग वैसी ही दिखती है, तो प्रश्न बदल जाता है। ये अब इस बारे में नहीं है कि वह कैसे बची रही, यह इस बारे में हो जाता है कि उसमें कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। और यह एक कहीं अधिक परेशान करने वाले प्रश्न की ओर ले जाता है। ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो इस तरह की संरचना को उन परिस्थितियों में अपना आकार बनाए रखने की अनुमति देती है जिनमें इसे टूट जाना चाहिए था? सबसे शुरुआती वैकल्पिक व्याख्याओं में से एक एवी लोए की थी, जिनके अंतरतारकीय वस्तुओं पर पिछले काम ने पहले ही 3I एटलस की गहन जांच की थी। किसी वस्तु की मौजूदा श्रेणी में फिट होने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय
लोबे ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि उसकी दृश्य संरचना भौतिक रूप से कैसे बन सकती है और स्थिर रह सकती है। उनका प्रस्ताव द्रव्यमान पर आधारित था। चमकती हुई आंसू की बूंद मुख्य रूप से महीन धूल से बनी थी। ऐसा मानने के बजाय लो ने सुझाव दिया कि यह मुख्य पिंड से अलग होने वाले कई बड़े ठोस टुकड़ों द्वारा आकार ले सकती है। ये कण धूल के कणों से बहुत अलग व्यवहार करेंगे। भारी और अधिक एकजुट होने के कारण वे न तो जल्दी फैलेंगे और न ही सौर विकिरण पर एक समान प्रतिक्रिया देंगे। उनकी संयुक्त गति एक विसरित बादल के बजाय एक सघन संरचना को बनाए रख सकती है। इस विचार का एक महत्वपूर्ण निहितार्थ था। यदि 3I/एटलस के आसपास की सामग्री हल्के मलबे के बजाय ठोस टुकड़ों से बनी होती तो केवल गुरुत्वाकर्षण ही इसकी गति को पूरी तरह से वर्णित नहीं कर पाता। इन टुकड़ों से गैसों के असमान रूप से निकलने के कारण वस्तु एक सूक्ष्म लेकिन मापने योग्य गैर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का अनुभव कर सकती है। एक सूक्ष्म धक्का जो किसी बाहरी बल या अज्ञात तकनीक की आवश्यकता के बिना इसके पथ को बदल देता है। गैर गुरुत्वाकर्षण त्वरण अपने आप में कोई असामान्य घटना नहीं है। इसे कई धूमकेतुओं में देखा गया है और आम तौर पर यह बर्फ के गर्म होकर वाष्पीकृत होने से निकलने वाली गैसों से जुड़ा होता है। लोए के विचार में 3-2/एटलस को जो बात अलग बनाती थी वह थी इसकी व्यवस्थित संरचना। इसकी चमक अव्यवस्थित या क्षणभंगुर नहीं दिखती थी। यह सुसंगत, दिशात्मक और स्थिर प्रतीत हुआ। लोए के तर्क का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अटकलों के बजाय ज्यामिति से संबंधित था। पेरिहेलियन के बाद की छवि जारी होने से पहले उन्होंने ऐसे मॉडल प्रकाशित किए थे जिनमें भविष्यवाणी की गई थी कि यदि उनकी व्याख्या सही है तो एंटीटेल कहाँ दिखाई देगी। जब हबल छवि उपलब्ध हुई तो एंटीटेल की स्थिति उन भविष्यवाणियों के साथ काफ़ी हद तक मेल खाती थी। लोब के लिए यह मेल महत्वपूर्ण था। इससे पता चलता था कि संरचना आकस्मिक रूप से उत्पन्न होने के बजाय एक परीक्षण योग्य पैटर्न का अनुसरण करती है। हालांकि इस मेल से बहस खत्म नहीं हुई। कई वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि किसी एक ज्यामितीय विशेषता का मिलान होने से संपूर्ण मॉडल स्वतः ही मान्य नहीं हो जाता। जटिल प्रणालियां विभिन्न तंत्रों के माध्यम से समान परिणाम उत्पन्न कर सकती हैं और अतिरिक्त डेटा के बिना संयोग की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। लो ने इससे विपरीत कोई दावा नहीं किया। उन्होंने अपनी व्याख्या को प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित परिकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया, न कि एक निश्चित उत्तर के रूप में। उनके विचार में इस तस्वीर ने ऐसे सवाल खड़े किए हैं जिनकी तुरंत खारिज करने के बजाय गहन जांच की जानी चाहिए। यह स्पष्टीकरण सही साबित होगा या नहीं, यह आगे की मापों पर निर्भर करता था, विशेषकर उन मापों पर जो इसमें शामिल सामग्री की संरचना और गतिशीलता की पहचान करने में सक्षम हों। इस स्तर पर तस्वीर ने अपना काम कर दिया था। इससे एक ऐसी संभावना सामने आई जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, लेकिन जिसकी पुष्टि भी अभी तक नहीं हो पाई थी। और इससे एक गहरा सवाल अनसुलझा रह गया। क्या किसी संरचना के स्वरूप का सही अनुमान लगाना ही 3-2/एटलस को समझने के तरीके को बदलने के लिए काफ़ी है, या यह सिर्फ यह दिखाता है कि अभी कितना कुछ अज्ञात है? हालांकि कुछ व्याख्याओं ने चर्चा को अपरिचित क्षेत्र में धकेल दिया, नासा की आधिकारिक प्रतिक्रिया संयमित और स्थापित धूमकेतु विज्ञान के अनुरूप रही। नासा के दृष्टिकोण से अब तक देखी गई किसी भी चीज के लिए किसी नई श्रेणी की वस्तु या अपरंपरागत तंत्र की आवश्यकता नहीं है। 3/एटलस की गति, जिसमें विशुद्ध रूप से गुरुत्वाकर्षण पथ से सूक्ष्म विचलन भी शामिल हैं, को अभी भी मानक धूमकेतु भौतिकी का उपयोग करके समझाया जा सकता है। विशेष रूप से गैर गुरुत्वाकर्षण त्वरण एक जात घटना है। धूमकेतुओं में इसे बार बार देखा गया है जब गैस उनकी सतहों से असमान रूप से निकलती है, जिससे प्रक्षेप पथ में छोटे लेकिन पता लगाने योग्य परिवर्तन होते हैं। इस संदर्भ में जो पहली नज़र में असामान्य प्रतीत होता है वह स्वतः ही किसी अज्ञात चीज का संकेत नहीं देता। गैस उत्सर्जन से जटिल आकृतियां, चमक के बदलते पैटर्न और यहां तक कि अस्थायी संरचनाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, जो सही कोण से देखने पर व्यवस्थित प्रतीत होती हैं। विकिरण दाब, सौर पवन और कक्षा की ज्यामिति ऐसे तरीकों से संयोजित हो सकते हैं जो हमेशा सहज ज्ञान पर आधारित नहीं होते, विशेष रूप से जब कोई वस्तु किसी बिल्कुल भिन्न तारकीय वातावरण से सौर मंडल में प्रवेश कर रही हो। नासा ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान डेटा क्या नहीं दर्शाता है। इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि 3-2/एटलस कृत्रिम रूप से निर्मित है। इसमें किसी असामान्य प्रणोदन प्रणाली या किसी ऐसे बल का कोई पुष्ट संकेत नहीं है जो ज्ञात भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा स्पष्ट न किया जा सके। चाहे चित्र कितने भी आकर्षक क्यों न हो,
उनसे संरचना, आंतरिक संरचना या देखी गई चमक को आकार देने वाली सटीक क्रियाविधि का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं होती है। यह सीमा महत्वपूर्ण है। चित्र रूप को प्रकट करते हैं, पदार्थ को नहीं। ये प्रकाश के उत्सर्जन का स्थान तो दर्शाते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि प्रकाश किससे उत्पन्न हो रहा है। विस्तृत स्पेक्ट्रल मापन के बिना यह बताना असंभव है कि कौन सी गैसें मौजूद हैं, पदार्थ कितना सघन है या यह किस प्रकार उत्सर्जित हो रहा है। नासा के दृष्टिकोण से केवल आकारिकी के आधार पर ठोस निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। यह सतर्क रुख ग्रह विज्ञान के एक व्यापक सिद्धांत को दर्शाता है। असाधारण व्याख्याओं के लिए उतने ही मजबूत प्रमाण की आवश्यकता होती है, और वह प्रमाण कई स्वतंत्र मापों से प्राप्त होना चाहिए। जब तक वे माप उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक सबसे सुरक्षित व्याख्या वही रहेगी जो आंकड़ों के अनुरूप सबसे सरल हो। परिणाम स्वरूप नासा ने इस बात पर जोर दिया है कि 3.2/एटलस के बारे में सभी निष्कर्ष अस्थायी हैं। इस वस्तु का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया गया है और कई महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित हैं। इसका व्यवहार अंततः असामान्य सिद्ध हो सकता है, लेकिन असामान्य का अर्थ यह नहीं है कि इसे समझाया न जा सके। फिलहाल असहमति विश्वास को लेकर नहीं, बल्कि सीमा को लेकर है। मानक मॉडलों से आगे बढ़ने के लिए कितने साक्ष्य पर्याप्त हैं, विकल्प सुझाने से पहले कितनी अनिश्चितता स्वीकार्य है। और यह चर्चा को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर ले आता है, क्योंकि यदि चित्र पर्याप्त नहीं है और केवल गति से ही समस्या का समाधान नहीं हो सकता, तो असली जवाब कहीं और ही निहित होना चाहिए। इसलिए यह प्रश्न अपरिहार्य हो जाता है। इस बहस को सुलझाने के लिए अंततः किस प्रकार का डेटा पर्याप्त होगा? केवल छवियों के आधार पर साक्ष्य प्रस्तुत करने की सीमा समाप्त होने के बाद ध्यान एक अलग प्रकार के साक्ष्य पर केंद्रित हो गया, जो आकार या दिखावट पर निर्भर नहीं करता है। अवलोकन का अगला चरण प्रकाश पर ही केंद्रित है। हबल स्पेस टेलीस्कोप पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके 3I/एटलस का अध्ययन जारी रखे हुए है। यह एक ऐसी विधि है जो वस्तु की चमक को अलग अलग तरंगदैर्ध्य में विभाजित करने के लिए डिजाइन की गई है। संरचनात्मक छवियों के विपरीत यह तकनीक यह प्रकट करती है कि वास्तव में प्रकाश का उत्पादन किससे हो रहा है। इसका उद्देश्य सिद्धांत रूप में सीधा है। वैज्ञानिक सूर्य से दूर जाते समय 3I/एटलस के चारों ओर मौजूद गैसों की पहचान करना चाहते हैं। यदि वस्तु एक सामान्य धूमकेतु की तरह व्यवहार कर रही है, तो पराबैंगनी डेटा से परिचित संकेत मिलने चाहिए। धूमकेतु की बर्फ के गर्म होने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प सबसे आम गैसें हैं जो उत्सर्जित होती हैं। इनमें से प्रत्येक पराबैंगनी प्रकाश में एक विशिष्ट पहचान छोड़ती है। उन संकेतों को ढूंढने से चर्चा समाप्त नहीं होगी, बल्कि यह उसे आधार प्रदान करेगी। इसका अर्थ ये होगा कि छवियों में दिखाई देने वाली आकर्षक संरचना ज्ञात सामग्रियों द्वारा संचालित हो रही है, जो सौर ऊर्जा पर अपेक्षित तरीकों से प्रतिक्रिया करती हैं। उस स्थिति में 3/एटलस की असामान्य उपस्थिति को एक अंतरतारकीय पिंड पर कार्य करने वाली मानक प्रक्रियाओं के एक असामान्य लेकिन प्राकृतिक परिणाम के रूप में समझाया जा सकता है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण परिणाम विपरीत स्थिति में निहित है। यदि वे परिचित गैसें कमजोर हों, अनुपस्थित हों या चमक और प्रकाश के आकार के अनुरूप न हों, तो व्याख्या बदल जाती है। अपेक्षित टिप्पणी संकेतों की कमी वैज्ञानिकों को इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगी कि प्रेक्षित उत्सर्जन को कौन सा कारक संचालित कर रहा है। इससे तुरंत कोई नई व्याख्या नहीं मिलेगी, लेकिन सबसे सुविधाजनक व्याख्या खारिज हो जाएगी। यह अंतर महत्वपूर्ण है। स्पेक्ट्रोस्कोपी अटकलें नहीं लगाती, यह या तो विशिष्ट पदार्थों का पता लगाती है या नहीं लगाती। जहां छवियां व्याख्या को आमंत्रित करती हैं, वहीं स्पेक्ट्रल डेटा सीमाएं निर्धारित करता है। यह शोधकर्ताओं को बताता है कि वे जो देख रहे हैं उसके लिए क्या जिम्मेदार नहीं हो सकता। यही कारण है कि पराबैंगनी माप किसी भी एक तस्वीर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। इनमें दिखावट को कारण से अलग करने की क्षमता होती है। वे इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि क्या 3I/एटलस अन्य धूमकेतुओं की तरह ही पदार्थ उत्सर्जित कर रहा है, या क्या इसके व्यवहार में कुछ ऐसा है जो स्थापित पैटर्न से बाहर है। जब तक वे परिणाम नहीं आ जाते, तब तक हर व्याख्या अस्थायी ही रहेगी। यह वस्तु असामान्य ज्यामिति और समय निर्धारण वाला एक अंतरतारकीय धूमकेतु हो सकती है, या यह मौजूदा मॉडलों में उन कमियों को उजागर कर सकती है जिनमें सुधार की आवश्यकता है। दोनों ही स्थितियों में पराबैंगनी डेटा समाधान की दिशा में पहला कदम है, न कि निर्णायक परिणाम। फिलहाल यह रहस्य दो संभावनाओं के बीच अधर में लटका हुआ है।
एक संभावना हमें परिचित भौतिकी की ओर ले जाती है, दूसरी संभावना आकार और गति से परे के प्रश्न उठाती है और अंततः एक अनिश्चितता को पृष्ठभूमि में लटकाए रखती है। यदि अपेक्षित टिप्पणी के संकेत नहीं मिलते हैं तो वैज्ञानिकों को आगे किस स्पष्टीकरण पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस अवलोकन अवधि के अंत तक कुछ तथ्य अब विवाद में नहीं रह जाते। 3I/ एटलस सूर्य के सबसे निकट से गुजरने के बाद भी सुरक्षित रहा। यह टूटने, विखंडन या अव्यवस्थित विरूपण के स्पष्ट संकेतों के बिना उभरा। इसके बजाय इसने एक स्थिर सुसंगत संरचना को प्रकट किया, जो एक चमकते हुए आंसू के आकार और सूर्य की ओर पीछे की ओर इशारा करती हुई एक विपरीत पूंछ से चिह्नित थी। अंतरतारकीय पिंड में ये विशेषताएं शायद ही कभी इतनी स्पष्ट रूप से देखी जाती हैं। इन तथ्यों की व्याख्या कैसे की जाए, यह अभी भी अनसुलझा प्रश्न है। कुछ शोधकर्ताओं के लिए यह छवि संकेत देती है कि परिचित धारणाओं में सुधार की आवश्यकता हो सकती है। इतनी बड़ी और स्थायी संरचना इस बारे में अपेक्षाओं को चुनौती देती है कि अत्यधिक ताप के बाद धूमकेतु की नाजुक सामग्री को कैसा व्यवहार करना चाहिए। यह द्रव्यमान वितरण, विखंडन और उन बलों के बारे में प्रश्न उठाता है जो उन वस्तुओं के आसपास सामग्री को आकार देते हैं जो हमारे सौरमंडल में नहीं बनी थीं। अन्य लोगों के लिए सावधानी ही मार्गदर्शक सिद्धांत बनी हुई है। असामान्य का अर्थ यह नहीं है कि वह अस्पष्ट है। धूमकेतुओं ने पहले भी वैज्ञानिकों को चौंकाया है और गैस उत्सर्जन से प्रेरित गैर गुरुत्वाकर्षण प्रभावों का अच्छी तरह से दस्तावेजीकरण किया गया है। इस दृष्टिकोण से देखें तो यह छवि आकर्षक तो है, लेकिन अभी निर्णायक नहीं है। यह जाने बिना कि वास्तव में कौन सी गैसें और पदार्थ इस चमक का कारण हैं, केवल रूप के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। इसीलिए कहानी अभी भी जारी है। हबल स्पेस टेलीस्कोप लगातार डेटा एकत्र कर रहा है, छवियों से आगे बढ़कर पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। इन मापों से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि क्या 3I/ एटलस परिचित टिप्पणी गैसों का उत्सर्जन कर रहा है, या क्या इसके व्यवहार के बारे में कुछ ऐसा है जो वर्तमान मॉडल आसानी से समझा नहीं सकते। जब तक वह जानकारी उपलब्ध नहीं हो जाती, कोई भी व्याख्या अस्थायी ही रहेगी। विज्ञान जानबूझकर इसी दिशा में धीमा हो जाता है, विचारों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि उनका परीक्षण करने के लिए। फिलहाल 3 आंखों वाला एटलस विभिन्न श्रेणियों के बीच एक अनिश्चित स्थिति में है। यह कुछ मायनों में धूमकेतु जैसा दिखता है और कुछ मायनों में उससे अलग भी। इसकी गति तो पूर्वानुमानित है, लेकिन इसका आकार अप्रत्याशित है। यह विरोधाभास अंतरतारकीय धूमकेतुओं की गहरी समझ की ओर ले जाता है, या वैज्ञानिकों को अपने मॉडलों में मौजूद कमियों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। यह पूरी तरह से अगले आंकड़ों से पता चलने वाले तथ्यों पर निर्भर करता है। तो सवाल अभी भी अनसुलझा है। आपके विचार में 3/लास के आसपास चमकती हुई आंसू की बूंद जैसी आकृति किसी अंतरतारकीय धूमकेतु की एक असामान्य लेकिन प्राकृतिक विशेषता मात्र है, या यह इस बात का संकेत है कि हम अभी भी पूरी तरह से नहीं समझते कि हमारे सौर मंडल से क्या गुजरता है। टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें और माइंड गैप को फॉलो करें, क्योंकि हम आगे के अवलोकनों से पता चलने वाली जानकारियों पर नजर रखेंगे।